हवाई जहाज के यात्रियों को एयरपोर्ट पर स्कैनिंग के लिए अब अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को हैंडबैग से बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि एयरपोर्ट पर कंप्यूटर टोमोग्राफी टेक्नोलॉजी वाले स्कैनर लगाने का सुझाव BCAS ने दिया है। नमस्कार, मैं हूं वरुण और स्वागत है आपका मनी 9 पर, जहां आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्राइम टाइम शो मनी टाइम, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और कारपोरेट जगत की वो खबरें जिनका होता है आपकी जेब, आपकी जिंदगी से सीधा सरोकार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सफर। और आज की पहली खबर थोड़ी चिंताजनक है। चीन और अमेरिका में कोविड के बढ़ते मामलों ने भारत में भी टेंशन बढ़ा दी है। चीन और अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों में कोविड के बढ़ते मामलों और वैश्विक मंदी की आशंका गहराने के कारण शेयर बाजार बुधवार को बुरी तरह लुढ़क गए। BSE सेंसेक्स 635 अंक टूटकर 61,067 अंक पर बंद हुआ। NSE निफ्टी 186 अंक लुढ़क कर 18,199 अंक पर बंद हुआ। हालांकि हर सेक्टर में गिरावट देखने को मिली, लेकिन कोविड-19 महामारी से जुड़े भय की वजह से फार्मा स्टॉक में थोड़ी तेजी देखने को मिली। शेयर बाजार RBI मीटिंग के मिनट्स का भी इंतजार कर रहा है, ताकि सेंट्रल बैंक की आगे की रणनीति को समझा जा सके। हमारी दूसरी खबर उन सभी लोगों के काम की है जो किसी भी तरह की नौकरी करते हैं। EPFO के तहत संचालित होने वाली कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग ने बजट से पहले जोर पकड़ लिया है। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये करने के लिए श्रम मंत्रालय को 15 दिन का नोटिस दिया है। समिति ने मांग पूरी न होने पर राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। अब जो खबर है वो बहुत चिंताजनक है, क्योंकि RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को बड़ी चेतावनी दी है। दास ने कहा कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी जैसे सट्टेबाजी के साधनों को बढ़ने की इजाजत दी गई तो ये अगले वित्तीय संकट की सबसे बड़ी वजह बन सकते हैं। उन्होंने बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी की है। RBI गवर्नर ने कहा कि पिछले 1 साल में जितनी घटनाएं हुई हैं वो इस तरह की क्रिप्टो करेंसी से पैदा होने वाले खतरों के बारे में बताती हैं। इनमें क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज FTX का धराशायी होना शामिल है, जो अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ी वित्तीय धोखाधड़ी में से एक है। अगर आप नए साल में नई कार या बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप 31 दिसंबर के बाद कार या बाइक खरीदेंगे तो हो सकता है आपको 1 से 3% ज़्यादा कीमत चुकानी पड़े, क्योंकि मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, रेनो, होंडा समेत ऑडी और मर्सिडीज बेंज आदि जनवरी में कारों के दाम बढ़ाने का ऐलान कर चुकी हैं। कच्चे माल की बढ़ती लागत और सख्त होते सुरक्षा और उत्सर्जन नियमों की वजह से ऑटो कंपनियों की उत्पादन लागत बढ़ी है। इस वजह से पूरे ऑटो उद्योग ने एक साथ दाम बढ़ाने की घोषणा की है। अब जो खबर है वो एजुकेशन लोन में बढ़ रहे फंसे हुए कर्ज यानी NPA से जुड़ी है। एजुकेशन सेक्टर में NPA के ज़्यादातर कर्ज 7.5 लाख रुपए के नीचे के हैं और प्रीमियम इंस्टीट्यूट की तुलना में सेकेंडरी इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले छात्रों का एजुकेशन लोन सबसे ज़्यादा डिफ़ॉल्ट हुआ है। जानकारी के मुताबिक IIT, IIM, NIT और एम्स जैसे संस्थानों से पढ़ने वाले जिन छात्रों ने एजुकेशन लोन लिया है उनमें बैंकों का आधा फीसद से भी कम कर्ज NPA हुआ है। SBI, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक के कुल एजुकेशन लोन में से 4.7% लोन NPA हो गया है। रुख करते हैं अब अगली खबर का। इंडियन इंडस्ट्री के लिए ये खबर थोड़ा अच्छी है। भारतीय उद्योगों के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम कम करने का रास्ता खोलते हुए इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जनरल इंश्योरेंस कंपनियां बीमा प्रीमियम के लिए बर्निंग कॉस्ट का उपयोग अनिवार्य न्यूनतम दर तय करने के लिए नहीं कर सकती हैं। इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो आग और दुर्घटना जोखिम के लिए बर्निंग कॉस्ट का निर्धारण करता है। IRDAI ने यह निर्देश तब दिया जब उसने देखा कि कई मामलों में IIB के औसत बर्निंग कॉस्ट को मिनिमम रिस्क रेट मानकर प्रीमियम वसूला गया है। नियामक का कहना है कि कंपनियों के इस तरह के व्यवहार फ्री प्राइस मार्केट के खिलाफ है। अगर आप भी ऑनलाइन तरीके से फ्री में म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो अब आपको इसके लिए फीस चुकानी पड़ सकती है।
ग्रो, ज़ेरोधा कॉइन और पेटीएम मनी जैसे ऑनलाइन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म अब जल्द ही अपने ग्राहकों या फंड हाउसेस से ट्रांजैक्शन फीस वसूलना शुरू कर सकेंगे। अभी तक ये प्लेटफॉर्म डायरेक्ट म्यूचुअल फंड स्कीम में फ्री में इन्वेस्टमेंट करने की सुविधा दे रहे हैं। सेबी ने ऑनलाइन म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म्स को ग्राहकों या फंड हाउस से कुछ शुल्क वसूलने की अनुमति दी है। हालांकि सेबी ने इन प्लेटफॉर्म्स को कमीशन लेने से साफ मना किया है। सेबी ने इन प्लेटफॉर्म्स के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाने का फैसला भी किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बेहतर बनाने के लिए बाजार नियामक सेबी उठाने जा रहा है कई बड़े कदम। सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के रजिस्ट्रेशन में लगने वाले समय में कटौती करने का फैसला लिया है। इसके अलावा सेबी ने कहा है कि वो लिस्टेड कंपनियों की तर्ज पर रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट यानी रीट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी इन्विट के लिए संचालन के नियम बनाएगा। इससे इन पर निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। अब जो खबर है वो भारतीय शेयर बाजार के भविष्य से जुड़ी हुई है। कोटक सिक्योरिटीज का कहना है कि भारतीय शेयर बाजारों के प्रति निवेशकों का आकर्षण अगले साल भी बना रहेगा। कोटक सिक्योरिटीज का ये कहना है कि घरेलू शेयर बाजार मंगलवार के बंद स्तर की तुलना में अगले साल करीब 14% चढ़ेंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 2023 के अंत तक मंगलवार के बंद स्तर 18,385 अंक से करीब 14% ऊपर यानी 20,922 अंक पर होगा और 2021 के अंक में जो निफ्टी 17,400 अंक पर था। अब जो खबर है वो भारत के लिए अच्छी है। रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को स्थिर परिदृश्य के साथ BBB नेगेटिव पर बरकरार रखा है। फिच ने भारत के मजबूत वृद्धि परिदृश्य और जुझारू बाह्य वित्त को देखते हुए ये रेटिंग दी है। उसने कहा कि कंपनियों और बैंकों के बही खातों में सुधार से आगे आने वाले वर्षों में निवेश में तेजी आएगी। महामारी से पहले ये दबाव में थे। स्टार्टअप्स के फीके प्रदर्शन के बावजूद दर्जन भर IPO बाजार में आने को हैं तैयार। पेटीएम, जोमैटो, नायका और पॉलिसी बाजार जैसे स्टार्टअप में पैसा लगाने वाले निवेशक घाटे में हैं। बावजूद इसके अक्टूबर महीने से IPO बाजार में गतिविधियां तेज हो गई हैं। करीब 1 दर्जन नए IPO बाजार में आने को तैयार हैं। 32 कंपनियां 54,415 करोड़ रुपए के IPO के लिए मंजूरी मिलने का इंतजार कर रही हैं। सेबी से अभी तक आधार हाउसिंग फाइनेंस, TVS सप्लाई चेन, मैकडॉनल्ड फार्मा, भारत FIH आदि को मंजूरी मिल चुकी है। प्राइम डेटाबेस के मुताबिक 2023 की पहली तिमाही में कई नए IPO आ सकते हैं जो सेकेंडरी मार्केट में तेजी लाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है हमारा ये कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप इस तरह की और काम की खबरों को देखना सुनना चाहते हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और Money9 के मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए यह ऐप उपलब्ध है। यहाँ पर Money9 के तमाम खास कार्यक्रम आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए अलविदा। शुभ रात्रि।